की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितृपक्ष में काशी के गंगा घाटों पर पिंडदान श्राद्ध कर्म करने हेतु दूर दूर से पहुंच रहे लोग। डेंगू और रहस्यमयी बुखार को लेकर हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं में चलाया गया जागरूकता अभियान। पराड़कर स्मृति भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि योजना पर विचार संगोष्ठी हुई आयोजित। और नगर भर में चला जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान, लोगों को किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। नगर भर में जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। नगर में लग रहे जाम एवं बिना हेलमेट वाहन चला रहे दोपहिया वाहन चालकों सहित संदिग्धों की चेकिंग के मद्देनजर नगर भर में जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कबीरचौरा क्षेत्र में भी ये अभियान चला कर कबीरचौरा चौकी इंचार्ज भोला मिश्रा एवं अंबिया मंडी चौकी इंचार्ज सुमन यादव द्वारा अपने हमराहियों के साथ चेक किया गया व लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक किया गया। वहीं कुछ लोगों के चालान भी काटे गए। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बनारस के लगभग सभी चौराहों पर दोपहिया वाहन पर हेलमेट और 4 पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाया गया। वहीं चितईपुर चौकी इंचार्ज अजय कुमार यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग समय समय पर लोगों को जागरूक करने और उनकी जान की सुरक्षा के लिए इस तरह से चेकिंग करते रहते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आती है और लोग हेलमेट लगाकर चलते हुए नजर आते हैं। हाँ, यहाँ पे चेकिंग चल रही थी और लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आप वाहन चलाइए तो हेलमेट पहन के चलाइए, 3 सवारी न चलिए और अपने साइड का उपयोग कीजिए और चौराहे पे गति को धीमा करके गाड़ी चलाइए। ये जागरूकता यहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बताई जा रही थी और बड़ा अच्छा ही कार्य था ये। इसके लिए ट्रैफिक एसपी के लिए सराहनीय कार्य ये है, उनको सौ धन्यवाद। चालान भी काटा जा रहा था जी, उनको बताया जा रहा था कि देखिए आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग कीजिए और 3 सवारी न बैठाएं और वाहन धीरे चलाएं। ये जागरूकता की जा रही थी। पीएचडी प्रवेश में अनियमितता को लेकर धरना दे रहे छात्रों की आधी मांगे न माने जाने से बीएचयू छात्रों का धरना जारी रहा। पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने विरोध के क्रम में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से बीएचयू विश्वनाथ मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे 11 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए आधी मांगों को मान लिया है। छात्रों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी सभी मांगों को मान लेगा। अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि कुलगुरु के आमंत्रण पर छात्रों के एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कुलगुरु प्रोफेसर वीके शुक्ल की अध्यक्षता में कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, मुख्य परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एनके मिश्र और सहायक परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह की उपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की। छात्रों की 11 सूत्री मांग पत्र पर बात करते हुए कुछ मांगों पर सहमति बनी तो कुछ मांगों को लेकर तकरार जारी है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एनके मिश्र ने वार्ता के दौरान छात्रों को समझाने का पूरा प्रयास किया एवं धरना प्रदर्शन खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन पूरी मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन खत्म करने पर छात्र राजी नहीं हुए और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी रखने की बात कही।
ऑनर को थोड़ा शर्म करना चाहिए, वीसी महोदय को। अरे मना की कामना। हम लोग 10 दिन से विश्वविद्यालय के गूंगे बहरे प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। रोज नई नई तरकीब खोज रहे हैं कि क्या पता इस तरकीब से वे जाग जाएं। इसी क्रम में आज कैंडल मार्च का आयोजन था। एक दिन हम लोगों ने उनका विश्वविद्यालय प्रशासन को मृत मानकर उनका सौदाह किया। एक दिन हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। वैसे हमारी कोशिश है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दी जागे और हमारी जो 11 सूत्री मांग पत्र है जो हमने उनको दिया है, जिसके लिए हमने लगातार 10 बार उनसे वार्ता की है, कई प्रदर्शन किए हैं, उस मांग पत्र पर जल्दी कार्रवाई हो, उसको अमल में लाया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे जो नेट जेआरएफ के नंबर के आधार पर विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश की व्यवस्था थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया। जेआरएफ के लिए 5 अंक देने की जो बात आ रही थी कि जो जेआरएफ के किए हुए विद्यार्थियों को 5 अंक दिया जाए और नेट के विद्यार्थियों को एक भी अंक नहीं, उसका हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने कॉलिंग सिस्टम की जो नई प्रणाली आई है उसका विरोध किया और डिपार्टमेंट में सीटों को बढ़ाने की बात की है। वाराणसी पहुंचे पिछड़ा समाज कल्याण मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने कहा, जातिगत जनगणना का मैं भी पक्षधर हूं। आज वाराणसी काशी में आगमन आने का मतलब है कि आज वीरांगना महारानी दुर्गावती का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम लगा हुआ है और उसी कार्यक्रम में रानी दुर्गावती जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया, पिछड़ों की बात की जा रही है, तो पिछड़े समाज को अभी तक क्या क्या मिला? देखिए, हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर के करती है और किसी के साथ बिना भेदभाव किए हुए सबके, चाहे वह अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, सभी को एक समान सम्मान दे करके काम कर रही है। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो जातिगत जनगणना को लेकर के आप लोग क्या करें? देखिए, जाति जनगणना का मैं पक्षधर हूँ कि होना ही चाहिए, लेकिन मैं उन विपक्षी भाइयों से सवाल करना चाहूँगा कि उन्होंने कई सालों तक, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में उनका भी सरकार रहा है, उन्होंने क्यों नहीं जातियों का उन्होंने क्यों नहीं सर्वे करा करके क्यों नहीं गणना कराया? बात अगर करें अभी वर्तमान के राजनीतिक बयानबाजियों की बात करें, तो जिस तरह से क्षत्रियों के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, बाकी अन्य जातियों पे भी टिप्पणी की जा रही है, तो क्या वो सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है? देखिए, कोई राजनीतिक उद्देश्य किसी टीका टिप्पणी कोई इस तरह का नहीं है और न तो टीका टिप्पणी हमारे पार्टी के विचारधारा में है, न पार्टी के सम्मान के लिए, और जो इसको किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई जो है कि किसी के साथ टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बीएचयू पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवव्रत मजुमदार की पुण्यतिथि पर स्मृति सभा आयोजित हुई। छात्र राजनीति के भीष्म पितामह बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी आंदोलन के नायक देवव्रत मजुमदार की पुण्यतिथि पर छात्र संघ भवन बीएचयू के हॉल में स्मृति सभा का आयोजन छात्रों द्वारा किया गया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने उन्हें याद किया। इस दौरान बीएचयू छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों समेत बनारस के अन्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संयोजक अभिषेक सिंह, शुभम तिवारी, चक्रपाणी ओझा, मृत्युंजय, उत्कर्ष, नील दुबे समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान बीएचयू में छात्र संघ बहाल करने की मांग की गई। आज 5 अक्टूबर के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष देवव्रत मजुमदार दादा की पुण्यतिथि है और इस विशेष अवसर के दिन हम उनको याद करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से हम छात्र संघ का ये जो मंच है, जो लोकतंत्र का एक ये पाठशाला है, जो छात्रों की राजनीति का, इसे पुनः से सुचारू रूप से चलाने की हम मांग भी करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन से सहित उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि पूरे देश भर में
और प्रदेश भर में जो भी छात्र राजनीति की जो मंच हैं उन्हें पुनः खोल दिया जाए, ताकि देश को युवाओं के माध्यम से जो नेतृत्व का विकास होगा और नए युवा जो राजनीति में आएंगे, आने का अवसर होगा वो मिलेगा। और विश्वविद्यालय प्रशासन सहित देश के और शासन के सभी पदों पर आसीन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस पुण्यतिथि के साथ साथ छात्रों की इस मांग को स्वीकार करते हुए सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ को पुनः कराने का वो घोषणा करे, ताकि जिससे कि छात्रों में एक अच्छा मैसेज जाए और हम लोग के लिए जो छात्र संघ का जो मंच है वो पुनः मिल जाए। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हम लोग एक व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी भी देते हैं सरकार, शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को। ज्ञानवापी सर्वे मामले में एएसआई ने 4 हफ्ते की मांग की, जिस पर जिला जज ने समय दिया। आज एएसआई की जो प्रार्थना पत्र थी, 4 हफ्ते का एएसआई ने समय मांगा था, उसमें सुनवाई हुई है, क्या कुछ रहा है? देखिए, एएसआई का जो प्रार्थना पत्र था उस पर 4 सप्ताह के लिए समय बढ़ा दिया। उन्होंने 4 सप्ताह की मांग किया था, एएसआई ने कि 4 सप्ताह और समय दिया जाए कार्य करने के लिए। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और शेष जो टीए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पड़ा हुआ है माननीय कोर्ट में व्यास जी के संदर्भ में, उस कोर्ट सुनवाई के लिए जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कोर्ट में पड़ा हुआ है उस पर आज फैसला शाम को आ जाएगा। मूल पत्रावली 12 तारीख को डेट पड़ा है, 12 को सुनवाई होगी मूल पत्रावली पर। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति की गई? मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है कि भाई इसको आगे न बढ़ाया जाए, इसको रोक दिया जाए। बार बार ये मांग कर रहे हैं और काम बहुत स्लो कर रहे हैं, इसलिए इनको अंतिम सीमा भाई इनसे जो है अंतिम सीमा तय कर लिया जाए कि इतने दिनों में कर लेते हैं। तो 4 सप्ताह का भी बड़ा है और फिर आगे देखिए क्या कोर्ट करता है। कितने तारीख को रिपोर्ट दाखिल करेगी अब कल से लेके 4 सप्ताह 28 दिन जोड़ लीजिए आप, यानी कि 4 सप्ताह और परिसर में सर्वे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल के बाद 4 सप्ताह 28 दिन और चलेगा। एएसआई की तरफ से 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, कोर्ट में क्या रहा? आज जो है जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश जी जो है 4 हफ्ते का समय और दे दिया है, जिसमें मुस्लिम समाज बार बार आपत्ति ये कर रहा था कि आखिर इसका कब तक अंत होगा। ये तीसरी बार बढ़ाया जा रहा, आखिर इससे कोई बार लास्टिंग तो होगा कि अब इसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। इस पर माननीय जिला जज ने हंसते हुए कहे कि भाई आप कब तक चाहते हैं। हालांकि एक रोचक समय आ गया ये कि जिला जज स्वयं ये कहे कि आप बढ़ा करके मांगा करिए, हम तो चाहते हैं कि 6-7 हफ्ते का हो जाए, लेकिन आप 4 हफ्ते घटा, तो उसे जो 4 हफ्ते का मांगे हैं हम घटा सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन लिहाजा वो जो बिना जो है 4 हफ्ते का समय दे दिए, कहने का मतलब। तो आज व्यास जी के तहखाने पे हाँ 4 बजे वो जो है इसका फैसला आ जाएगा जो है। हाँ 12 तारीख दिए हैं। 4 व्यास जी के तहखाने में जो है इसका जो है 4 बजे इसका फैसला आना है, जो कि जो है बाकायदे जो है जो 1992 में दर्शन पूजन का अधिकार में बैरिकेटिंग करके उसमें उनको हटा दिया गया था जो है। और जो है 4 हफ्ते और एएसआई सर्वे होगा। हाँ 4 हफ्ते, जो 6 तारीख को उनको रिपोर्ट दाखिल करना था जो कल है, इसमें 4 हफ्ते का समय और मिल गया है। लेकिन जहाँ तक हमको उन्होंने ये कहा कि बरसात होने के कारण इसलिए ये समय नहीं मिल पा रहा है। और चूंकि जो है जो सर्वे है बहुत धीमी गति पर है, उसमें जिला जज ने ये कहा कि आप और खुद ही बढ़ा सकते हैं एक बार में जो है। पता नहीं रोचक समय वह तो आया जब क्यों कहे कि हम तो चाहते हैं 6-7 हफ्ते का हो जाए। हालांकि हमको जहाँ तक विश्वास लगता है 4 हफ्ते बाद पुनः 4 हफ्ते की मांग की जाएगी। पितृपक्ष में काशी के गंगा घाटों पर पिंडदान श्राद्ध कर्म करने हेतु दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बेहद महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होती है, वहीं इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। 15 दिवसीय इस पखवाड़े में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पूरी तरह से पूर्वजों को समर्पित होता है। वही काशी मोक्ष की नगरी कही जाती है। ऐसे में इस 15 दिवसीय पखवाड़े का यहाँ काफी महत्व है। पितरों की मुक्ति के लिए लोग दूर दराज से काशी में श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। जहां एक और काशी के गंगा घाटों पर लोग तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर रहे हैं, तो वह पिशाच मोचन कुंड पर भी लोगों की काफी भीड़ हो रही है। घाटों पर पुरोहितों द्वारा सभी अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ गंगा तट पर देखने को मिल रही है। वहीं घाट पर मौजूद पुरोहित ने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी।
इसको बोलते हैं पितृपक्ष। ये 15 दिन पितरों का दिन होता है। ये जितने भी हैं इसमें सारे पितृ जो है भूमि पर स्थित हैं, सबके लिए यहाँ उनको प्रसन्न करने के लिए सबके लिए पिंडदान होता है। यही पितरों की पूजा है। इसमें लौंग, धूप का फूल, माला फूल, पेड़ा ये नहीं चलता। ये पितर संतुष्ट होते हैं तो केवल पिंड लेके ही संतुष्ट होते हैं। इसलिए इनकी पूजा होती है 15 दिन। भाद्रपद अश्विनी कृष्ण पक्ष से लेके अश्विनी अमावस्या तक ये 15 दिन पितृ पृथ्वी पे रहते हैं। उनके स्वागत के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये लोग जितने देख रहे हैं पिंडदान करते हैं। गुरुजी, महिलाएं लोग भी करती हैं क्या? महिलाएं इसलिए करती हैं कि हमारे इधर उत्तर भारत में नहीं करती, लेकिन और जगह की महिलाएं हैं वो उनको भी अपने पितरों से उसी तरह लगाव होता है। उनकी यहाँ परंपरा है पितर के साथ करने की, इसलिए वो आकर के वह भी अपने पिंड करावेंगी। दोष प्रायश्चित के लिए अपना मुंडन करावेंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डेंगू और रहस्यमय बुखार को लेकर हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया गया। वाराणसी को जिस प्रकार से रहस्यमय बुखार एवं डेंगू ने जकड़ लिया है, सभी अस्पताल में मरीजों की तादाद लंबी कतार के साथ देखी जा सकती है। लोग इलाज और प्लेटलेट्स के लिए दर दर भटक रहे हैं। उसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच रहस्यमय बुखार और डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि बरसात के मौसम के बाद डेंगू तो अपना कहर बरपा ही रहा है, लेकिन उसके अलावा एक रहस्यमय बुखार ने लोगों के साथ डॉक्टर को भी हैरान कर दिया है, जिसने हर घर में किसी न किसी सदस्य को अपना शिकार बनाया है। इसका प्रकोप बेहद भयानक है। इस रोग से बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। संस्था द्वारा सभी लोगों से अपील किया गया कि वो संक्रमित होने से बचने के लिए पूरे ढके कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। घर के आसपास नाली, कूड़े के ढेर, झाड़ियां, घास फूस आदि की भली प्रकार सफाई करवाएं। कीटनाशक का छिड़काव करवाएं। ये रोग एक रोगी से दूसरे रोगी में नहीं फैलता। सिर्फ और सिर्फ संक्रमित कीड़े के काटने पर ही व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप गुप्त, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी गुजराती सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। मुकेश जी, ये डेंगू इस तरह से फैला, इस पर आप लोग किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी, जिस प्रकार से हमारे पूरे शहर में डेंगू ने अपना पूरा शिकंजा कसा है, उसके साथ ही एक रहस्यमय बुखार ने भी अपना शिकंजा कसा है, जो कि हर घर के किसी न किसी सदस्य को यह बीमारी है। घर के लोग परेशान हैं। उसी को देखते हुए आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं को जागरूक किए कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करें और सबसे यह कहे कि यह जो डेंगू का लार्वा जो है, जो कमर की ऊंचाई तक उड़ता है और साफ पानी में पलता है, तो लोग पूरा फुल पैंट पहने और जो है मोजा पहने तथा घर के आसपास कहीं पड़ोस पे जो है गमले में पानी हो, नाली में पानी हो, उसको गिरा दे। और उसके साथ ही एक रहस्यमय बीमारी बुखार ने भी अपना शिकंजा कसा है, जो कि इसका जो है डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये क्या है। वो कभी मलेरिया का, कभी डेंगू का, इन सबों का इलाज कर रहे हैं और इसमें प्लेटलेट्स नहीं गिर रहा है, लेकिन बुखार कई दिन तक रह रहा है। शरीर के पूरे बदन में अकड़न और दर्द है तथा मरीज एकदम बिस्तर से हिल नहीं पा रहा है। डॉक्टर मलेरिया, डेंगू इसका इलाज कर रहे हैं। तो सभी लोग से अनुरोध है कि वो जागरूकता अपने में लाएं और इन सभी चीज़ों से, जो कि गमले में पानी है या मच्छर जहाँ पनपता है, उससे दूर रहे। नागरी नाटक मंडली के नाट्य महोत्सव में रक्त निर्वाण नामक नाटक का मंचन हुआ।
नागरी नाटक मंडली के नाट्य महोत्सव के पहले दिन मंचित नाटक रक्त निर्वाण में कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को प्रभावित किया। कथानक के अनुसार ये नाटक धार्मिक उद्देश्यों के साथ एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करता है। अंगुलीमाल के किरदार में बृजमोहन यादव और राजा प्रसेनजित के किरदार में दिनेश श्रीवास्तव की जबरदस्त अभिनय ने नाटक को जीवंत बनाया। ये नाटक न केवल कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रस्थापित करता है बल्कि धार्मिक और मानवता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार करने को प्रोत्साहित करता है। इस नाटक की सफलता के साथ साथ नाटक के लेखक और निर्देशक डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय को भी सम्मानित किया जाना चाहिए, जो इस अद्वितीय प्रस्तुति की संचालनशीलता का संरचना करने में सफल रहे। डॉक्टर साहब, किस तरह का ये नाटक चल रहा है, कौन सा प्रस्तुति है, क्या है इसमें खास? नाटक की बुक का नाम है रक्त निर्वाण। ये खासतौर से बहुत उस पर आधारित है। सभी जानते हैं उस समय एक हत्यारा अंगुलीमाल, आपको भी कहते हैं हत्यारा कहते हैं वगैरह। अंगुलीमाल कैसे हो गया? कि एक युवक जो छात्र था, तक्षशिला का छात्र, पढ़ने लिखने वाला लड़का, वो कैसे अंगुलीमाल बन गया? इसने मुझे कभी उत्तेजित किया। जब इतना पता लगा फिर मैं खोजने पर जो कुछ तथ्य मिले उसी के आधार पर इस नाटक की रचना हुई। ये अंगुलीमाल ये है क्या? अंगुलीमाल एक चरित्र जो प्रसिद्ध चरित्र है, सभी जानते हैं उसके बारे में, और जिसकी हत्या करता था उसकी उंगली काट के पहन लेता था, इससे उसका नाम अंगुलीमाल हो गया। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस नाटक एक ऐसे व्यक्ति का परिवर्तन, उसका हृदय परिवर्तन बुद्ध ने कैसे किया, क्या ये संभव है? ऐसे व्यक्ति का आंतरिक परिवर्तन प्रायश्चित्त की तरह, ये प्रायश्चित्त उसका था, उसका आंतरिक परिवर्तन हुआ। कितने दिन का यहाँ नाटक चलेगा? ये समारोह 5 दिन का है। 5 दिवसीय। 5 दिवसीय कई नाटक होता है। समापन पर इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा क्या? ऐसा पुरस्कार का यहाँ कोई वो नहीं जी। एक समारोह 5 दिवसीय प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और ठीक। पराड़कर स्मृति भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि योजना पर विचार संगोष्ठी आयोजित हुई। कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संयुक्त तत्वावधान में पराड़कर स्मृति भवन मैदागिन में प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि योजना एवं असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा पर विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी ने कहा कि स्वनिधि से समृद्धि पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि आप सभी रेहड़ी पटरी वाले हमारे समाज की सामाजिक रूपरेखा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोविड जैसी महामारी में आप सभी के लिए पीएम स्वनिधि योजना एक आशा की नई किरण बनकर आई थी। पूरे देश में 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स अभी तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले चुके हैं। आप लोग ही हमारे समाज के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव पटरी व्यवसायियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूजा दीक्षित ने कहा कि आप सभी महिला पथ विक्रेताएं हमारे समाज की आत्मा हैं। आप हमारे शहरों की गलियों में अपने सामानों को बेचकर न केवल अपने परिवारों का पालन पोषण करती हैं बल्कि हमारे व्यापारिक जीवन को भी जीवंत रखती हैं। मुख्य वक्ता कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडे ने भी विचार रखे। कार्यक्रम संयोजक मनोज
कुमार, कार्यक्रम सह संयोजक वाचस्पति मिश्रा, कार्यक्रम की अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा ने किया। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सविता सिंह, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति संरक्षक अनिल कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में पटरी व्यवसायी उपस्थित रहे। क्या है अभिषेक जी, आज किस तरह का एक कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति के संयुक्त तत्वावधान में पीएम स्वनिधि जागरूकता कार्यक्रम, असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूर वर्गों के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन माया पांडे जी और विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से वंचित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना, शहर में स्ट्रीट वेंडरों के लिए अधिक से अधिक वेंडिंग जोन स्थापित करा के उनका समायोजन करा के उनकी जीविकोपार्जन की व्यवस्था कराना, जिला प्रशासन से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करके स्ट्रीट फूड हब की स्थापना कराना और पटरी व्यापारियों के अधिकार को सड़क से लेकर उच्च सदन तक पहुंचाने का काम फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति निरंतर करती चली आ रही है और आगामी समय में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम करती चली आएगी। तो आज के इस कार्यक्रम से कितना लाभ मिलेगा इन व्यवसायियों को? शहर के हजारों पटरी व्यापारी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। जागरूकता एक ऐसा विषय है कि जिससे जब तक हम अपने हक और अधिकार को नहीं जानेंगे तब तक उसका लाभ हम लोग नहीं पा सकते। निश्चित रूप से इस पथ विक्रेता अधिनियम 2014 की ये जो कार्यशाला की जा रही है, इससे प्रत्येक पटरी व्यापारी को उनके अधिकार के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी बोध कराने का काम समिति करेगी। अगर हमको नाम दे देते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। हिंदी भाषा के श्रेष्ठ कवि, लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती पर बुधवार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लोक मंगल विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रविन्द्रपुरी स्थित आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दर्शन और कृतियों पर चर्चा हुई, जिसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रभाल सुकुमार ने की। कार्यक्रम में डॉ मंजरी पांडे, डॉ रचना शर्मा, डॉ नसीमा निशा, डॉ कविन्द्र नारायण, धर्मेंद्र साहिल, डॉ इशरत जहां, कवि इखलाक, डॉ करुणा सिंह, श्रुति गुप्ता, नवल किशोर गुप्ता इत्यादि लोगों ने कविता पाठ की प्रस्तुति की। धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के मंत्री प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी और संचालन कवित्री डॉ संगीता श्रीवास्तव ने किया। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज 4 अक्टूबर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आज उनका जन्मदिन है और हम लोग यहाँ उनका जयंती मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज मुख्य अतिथि कौन है और कितने लोग आ रहे हैं? हमारे ये अध्यक्ष हैं चंद्रभाल सुकुमार जी और यहाँ पर एक तो लोक मंगल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लोक मंगल विषय पर संगोष्ठी है। उसके बाद यहाँ कविता पाठ है। यहाँ एक तरह से 2 चरणों में ये कार्यक्रम है। जयंती है मना रहे हैं आप लोग? ये 139वीं जयंती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है अगौना गांव में हुआ। शरद पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर को और जब वो जन्म के समय वो बहुत क्षीण थे तो सारे ही गांव के लोग बहुत चिंतित थे कि ये बच्चा सतवासा बच्चा कैसे ये जी पाएगा। उनकी खास तौर से दादी, जिन पर उनका पूरे जीवन प्रभाव रहा, जिन्हें ये दूधू कहा करते थे। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी मील का पत्थर जो हमारी किताब है आज हिंदी साहित्य का इतिहास, उसने मानक बनाया है हमारे हिंदी जगत में और आचार्य शुक्ल के द्वारा ही वो रची गई है। आचार्य शुक्ल हो, प्रेमचंद हो, भारतेंदु हो या ये जयशंकर प्रसाद हो,
ये सारे के सारे ही लोग जो थे ये स्वतंत्रता आंदोलन की उपज थे। इनका पूरा जो साहित्य था वो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित था। उनका पूरा व्यक्तित्व ही स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित था और सबका उद्देश्य भी था जो भी आप लोग कर रहे थे। हिंदी ने खुद भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस समय ये बहुत ज़रूरी था कि हिंदी को किस तरह से स्थापित किया जाए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को वह स्थान दिलाया कि वह विश्व की तमाम भाषाओं से टक्कर लेने लगी। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर फिल्म बनाई है दूरदर्शन के लिए, जो YouTube पर भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखी जा सकती है और उनकी जीवनी लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो अपनी मेरी माँ कुसुम चतुर्वेदी मेरे साथ उसमें वो थाना चौक परिसर में 40 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ गिर गया। वाराणसी के थाना चौक परिसर में स्थित लगभग 40 साल पुराना बरगद का पेड़ रात्रि 3 बजे बारिश के कारण गिर गया। महादेव की कृपा से किसी प्रकार की कोई जन या धन हानि नहीं हुई। बरगद के पेड़ को नगर निगम व अन्य स्रोतों के माध्यम से हटवाने का प्रयास किया गया। पेड़ की जड़ सड़ जाने के कारण ये आकस्मिक घटना हुई। ये बरगद का पेड़ है जो 20 साल से ज़्यादा पुराना था। इसकी जड़ें जो है उथली थी और आधी तूफान में गिरने की पहले से संभावना थी। आज रात 3 बजे जो है यहाँ जो आधी वगैरह आई थी उससे पेड़ जो है चौक थाने की तरफ गिर गया, जिससे कोई संपत्ति का तो नुकसान हुआ है लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सुबह हमें जानकारी मोबाइल से दी गई। हमारे नगर निगम की उद्यान विभाग की टीम यहाँ पहुँच गई है। पेड़ की कटाई छटाई करके लकड़ी हटाया जा रहा है। तो बाबा के दिन से कोई हानि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं, ये दिन में होता था घटना? दिन में होता तो कम से कम 5-6 लोग जो है मर भी सकते थे या घायल हो जाते, लेकिन रात में गिनती के कारण किसी भी तरह का जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पेड़ सुनने में आ रहा है बहुत प्राचीन पेड़ था ये। हाँ, ये 20 साल का 25 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ था। इसकी जड़ें उथली थी, इस नाते हवा के झोंके से ये गिर गया। उज्ज्वला लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर राहत मिलने पर लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि 200 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये प्रति एलपीजी सिलेंडर कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों पर एक ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। रक्षाबंधन के मौके पर गैस सिलेंडर के दामों में 200 रूपये की कटौती की गई थी। आज से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी 200 रूपये से बढ़ाकर 300 की जा रही है। उज्ज्वला लाभार्थियों को वर्तमान में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 703 रूपये प्रति सिलेंडर का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बाजार मूल्य 903 रूपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब उन्हें महज 603 रूपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो अब सस्ता हुआ है, इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे हम बहुत खुश है भैया, मगर कंट्रोल का राशन भी जो मोदी ने किए थे वो भी हम लोग को पूरे तरीके से मिल गया। पूरा फैमिली के लिए तो अच्छी बात है, हम लोग को खर्च के राशन मिल रहा है। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि गरीब आदमी को पढ़ाई है लिखाई है कुछ तो सरकार की तरफ से छूट दे। वो सरकार बने हैं तो हम लोग को गरीब आदमी को बच्चों को पढ़ाई लिखाई कुछ तो सुविधा दे हम लोग को, कि बच्चे हमारा भी कुछ आगे बढ़े। इस कारण मेरे 4 बच्चे, हम 4 बच्चे लोग को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे। किसी को 7 पढ़ाए, किसी को 6 पढ़ाए। तो चलते चलते पूरा एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितृपक्ष में काशी के गंगा घाटों पर पिंडदान श्राद्ध कर्म करने हेतु दूर दूर से पहुंच रहे लोग। डेंगू और रहस्यमय बुखार को लेकर हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं में चलाया गया जागरूकता अभियान। पराड़कर स्मृति भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि योजना पर विचार संगोष्ठी हुई आयोजित। और नगर भर में चला जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान, लोगों को किया गया जागरूक।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।